वैसे इस वक्त रमज़ान मुबारक में बहुत थोड़ा टाइम बाकी रह गया है और जंग बंदी के हवाले से बहुत आखिरी घंटे चल रहे हैं। जितना जुल्म गज़ा में हो चुका है, अब इस बहुत देर कर दी है ऑलरेडी। पूरी इंसानियत ने, अरबों ने ख़ास तौर पर जंग बंदी करने के लिए हमने बहुत देर की है और जितनी शहादतें, जितना जुल्म वहाँ पर हो चुका है, ये सारी इंसानियत का फेलियर है और अब मज़ीद इंतज़ार नहीं किया जा सकता। रमज़ान अब बहुत करीब है और पूरा मगरब खौफजदा है कि रमज़ान में एक ऐसा फिर लड़ाई होने जा रही है, एक ऐसा मार्का छिड़ने जा रहा है कि इसराइल उनके हाथों से निकल जाएगा और इसराइल के लिए ये मुकम्मल तबाही के मुतरादिफ है। एक तरफ नाज़रीन लश्कर तैयार हैं, ये हुक्म दिया जा चुका है कि लश्कर जो है वो यकुम रमज़ान से मस्जिद अक्सा की तरफ रवाना होंगे जंग बंदी ना होने की सूरत में। अच्छा, दूसरी तरफ अब नाज़रीन अमेरिका से बहुत बड़ी खबरें आ रही हैं और अमेरिका से अब सीज फायर का लफ्ज़ अल-ऐलान इस्तेमाल होना शुरू हो गया है और अमेरिका उस तरफ जा रहा है कि नेतन्याहू का धड़न तख्ता होने जा रहा है। ये वो रास्ता है जंगबंदी के हवाले से जो हम पहले दिन से आपको बता रहे हैं कि जंग बंदी सिर्फ एक ही सूरत में होगी। देखें, जंग जारी रखना ये अलग चीज है, जंग रुकवाना, देखिए जंग कोई भी नहीं रुकवा सका, पूरी दुनिया ने जोर लगाया लेकिन जंग नहीं रोक सके। और जंग रुकवानी किसने थी? वो अमेरिका ने रुकवानी थी। तो हमने आपको कहा था कि एक ऐसा वक्त आएगा कि अमेरिका मुश्किल, उसके लिए बिल्कुल तमाम रास्ते बंद हो जाएंगे इसराइल की हिमायत जारी रखने के हवाले से, और आज वो वक्त आ चुका है। अमेरिका मुकम्मल बंद गली में जा चुका है, दलदल में फंस चुका है, उसके सारे ऑप्शंस बंद हो गए हैं और अब वो एक जंग बंदी की तरफ जाने पर मजबूर हो गया है। और उसका रास्ता क्या था? नेतन्याहू का धड़न तख्ता, और वो होने जा रहा है। अगला वज़ीर आज़म तैयार किया जा चुका है। नेतन्याहू को हटाने के बाद क्या सूरत हाल किस तरह से बनाई जाएगी ये भी आपको बताएंगे। इस वक्त जंग कहां पर खड़ी है, मुज़ाकरात क्या रुख इख्तियार कर रहे हैं और क्या ये रमज़ान मुबारक से पहले जंग बंदी हो सकती है? यानी अब तो चंद घंटों की ये बात रह गई है, तो क्या चंद घंटों में ये जंग बंदी हो पाएगी? और उस मुआहदे के तहत फिर जो कि अल्टीमेटली आज़ादी फ़लस्तीन की तरफ लीड करना है, इस मुआहदे ने, तो क्या वाक़तन आज़ादी फ़लस्तीन होने जा रही है? तो ये बड़ी अहम तरीन ताज़ा तफसीलात हमारे पास आ चुकी हैं आज बरोज़ मंगल, वो हम आपके साथ शेयर करने की कोशिश करेंगे। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूंगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। नाज़रीन, माजरत के मैं एक कॉन्फ्रेंस में शिरकत के लिए मौजूद हूँ। इंशाअल्लाह जुमेरात से आपको रेगुलर जो खबरें हैं वो मिलना शुरू हो जाएंगी। आप चैनल पर आपको हम कोशिश तो कर रहे हैं कि तमाम जो सूरत हाल उसे अपडेट कर रखें। तो सबसे पहले नाज़रीन आगाज़ करते हैं। दो तीन बड़े एक तो अफसोसनाक वाक़यात नाज़रीन रिपोर्ट हुए हैं। एक तो नाज़रीन एड ट्रक्स पर एक बार फिर हमला हुआ। इससे पहले आपको बताया था कि 100 से ज़्यादा फ़लस्तीनी शहीद हुए और बच्चे थे जिनकी लाशें समंदर में बह गईं, जिसने दुनिया को हिलाया। जिसके बाद ये मुज़ाकरात बहुत तेज़ हुए हैं ना, और अमेरिका के लिए मतलब डिफेंड करना, और उसके बाद भी उनकी चीखें निकली और सरेआम अब वो सीज़ फायर का लफ्ज़ इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं। पूरे यूरोप से बड़ी सख्त उसका रिएक्शन सामने आया है कि बच्चों की लाशें, जो मतलब 10-10, 12-12, 15-15 साल के बच्चे जो खाना लेने के लिए गए हुए थे, उनकी लाशें समंदर में बह गईं। कुछ ड्रोन अटैक्स में, बमबारी में शहीद हो गए। तो अब एक बार फिर एड ट्रक्स पर हमला हुआ है और उसके साथ नाज़रीन एक और बड़ा अफसोसनाक वाक़या ये रिपोर्ट हुआ है कि 2 बच्चों की शहादत हुई है और ये दोनों वो बच्चे हैं जो जंग में ही पैदा हुए थे और जंग में ही शहीद हो गए। यानी ये नस्ल कुशी इसको कहा जा रहा है ना, तो नस्ल कुशी इसी तरह से ही है कि जो बच्चे वो माओ के पेट में हैं, वो माएँ भी बच्चों समेत शहीद हो रही हैं। जो पूरी की पूरी नस्ल है, छोटे बच्चे हैं, नौमौलूद हैं, जवान हैं, सबको ख़त्म किया जा रहा है, पूरी पूरी नस्ल मिटाई जा रही है। तो ये नाज़रीन 2 बच्चे वो हैं जो नवंबर में पैदा हुए थे इसी जंग में, और ये परसों शहीद हो गए हैं। और शहीद किस तरह से हुए कि इनके वालिद जो हैं, अब ये रफ़ा का वाक़या, रफ़ा के सराउंडिंग में जो बमबारी हुई है उसमें से शहीद हुए हैं। इनके वालिद नाज़रीन जो हैं वो खाना लेने के लिए, खाने की तलाश में बाहर गए हुए थे और इनकी जो वालदा हैं वो मतलब घर से अभी बाहर ही आई हैं कि उस घर पर अटैक हो गया। और ये दोनों बच्चे जो हैं, और ये जुड़वा बच्चे थे, एक भाई और एक बहन है, ये जुड़वा हैं जो नवंबर में पैदा हुए हैं और उस घर पर अटैक हुआ और ये दोनों बच्चे जो हैं वो उसमें शहीद हो गए। तो ये इस तरह के वाक़यात बहुत सारे हैं, बहुत सारे वाक़यात हैं, लेकिन ये वो वाक़यात हैं जो रिपोर्ट हो रहे हैं, फौरी हमारे सामने आ रहे हैं। जैसे वो ये फ़लस्तीनियों की 100 से ज़्यादा शहादतों वाला मामला, ये फौरी रिपोर्ट हो गया। अभी जैसे यूनाइटेड नेशन कह रहा है ना कि जब ये मकतलगाह खुलेगी, पहले भी आपको बता चुका हूँ, तो उसके बाद हमारे सामने असल हक़ाइक़ आएंगे। ये जो अभी जंगबंदी होती है और उसके बाद मीडिया जब अंदर जाएगा तो दुनिया को पता चलेगा कि उन्होंने कितनी देर की है और
इसका फॉल आउट नाज़रीन पूरी दुनिया पर आएगा। जब जब ये पता चलेगा ना, दुनिया में इसकी दास्तानें आएंगी कि कौन कौन सा जुल्म आपने वहां पर किया है, तो फिर आप देखिएगा कि दुनिया में कितनी तेजी से तब्दीली आएंगी। ये जो निज़ाम है ये चल नहीं सकता है। ये बहुत अब क्लैरिटी के साथ चीजें नजर आ रही हैं। जिस कुर्रा अर्ज पर, जिस जमीन पर, जिसके आप बड़ा फख्र करते हैं कि हमने बड़ी जमीन बनाई है, इसी जमीन पर वालिद अपने बच्चों के टुकड़े, छोटे बच्चों के टुकड़े प्लास्टिक के शॉपर में लेकर गया है। आप मुझे बताइए, ये इंसाफ का निज़ाम कैसे चल सकता है मेरे भाइयों? ये इंसाफ का निज़ाम अब नहीं चल सकता, जो कि इंसाफ का है ही नहीं। यानी आपके बनाए गए कानून सिर्फ आपके लिए हैं, यानी वो आपको प्रोटेक्ट करते हैं, हमें, हमारे लिए वो कोई प्रोटेक्शन, दुनिया के लिए कोई प्रोटेक्शन नहीं है। तो बहरहाल ये दुनिया जो है ना, अब एक बड़ी तब्दीली की तरफ जा रही है। ये जंगबंदी हो भी जाए, ये बात ज़हन में आप रखें, ये जंगबंदी अब हो भी जाए, जो भाई जो इतने शहीद हो गए हैं उनका क्या करना है? उनका भी तो किसी को हिसाब देना है ना। तो ये हिसाब इसी तरह से दिया जाएगा। एक नए दुनिया वजूद में आने वाली है, उसकी वजह जो है वो गजा जंग है। इसके अलावा नाज़रीन एक और बहुत ही अफसोसनाक खबर सामने आ गई है, और वो ये है कि 15 बच्चे भूख से शहीद हो चुके हैं। जी हाँ, ये अब खबरें आना शुरू हो गई हैं, जो हम आपको बार बार रिपोर्ट कर रहे थे कि भूख से बहुत बुरा हाल है। तो अंदाजा लगा लीजिए ये क्या हो रहा है इस दुनिया में। 15 बच्चे भूख से शहीद हो चुके हैं। वो इलाका जो बहुत मुकद्दस समझा जाता है और जिसके ऊपर ये पूरी दुनिया का निज़ाम आकर खड़ा हो गया है, वो इलाका जिसके बाहर हजारों ट्रक्स की लाइनें लगी हुई हैं, खाना, पूरी दुनिया से इमदाद वहां पर खड़ी है। वहां पर अब पहली खबर यही कि 15 बच्चे शहीद हो गए हैं भूख की वजह से। आप अंदाजा लगा सकते हैं कि उन वालिदैन पर क्या गुजरी होगी जिनके बच्चे उनके सामने भूख की वजह से शहीद हो गए हों। और ये अब सारे बैठे भी रफा के ऊपर हैं और सामने ट्रक्स नजर आ रहे हैं जो हजारों की तादाद में खड़े हैं इमदाद खाना लेकर, जो खाना उन ट्रकों में खराब हो रहा है। तो ये देखे ना कि इंसानियत का फेलियर है। तो ये अब ये बताने का मकसद में आपको ये है कि देर हो चुकी है, बहुत देर हो चुकी है, इंसानियत ने बहुत देर कर दी है। अब इंतजार नहीं किया जा सकता। अब फ़लस्तीन के इत्तेहादियों ने यह फैसला किया है कि ये जो आखिरी कोशिश है, ये जो आखिरी घंटे अब चल रहे हैं, अगर इसमें आप जंगबंदी नहीं करवा सकते तो फिर हम एक फुल स्केल जंग की तरफ जाएंगे। जितना हम कर सकते हुए हम करेंगे। फिर हमारे पास अब ये नहीं है कि हम पीछे बैठे रहें, पीछे वो पहले भी नहीं बैठे, लेकिन ऑल आउट वॉर अब टालने का कोई रास्ता नहीं अगर आप अभी जंगबंदी नहीं करवा सकते। अच्छा, अगर हम आगाज सबसे पहले करें जो यूएस की पोजीशन है, तो वहां में बहुत नाज़रीन हमें तब्दीली नजर आ रही है। वाशिंगटन की पोजीशन में बहुत तब्दीली नजर आ रही है। और खबर नाज़रीन ये है कि कैमला हारिस ने पोजीशन संभाल ली है। बाइडन थोड़ा सा हमें पिछले 48 घंटों में साइड लाइन होते हुए नजर आए हैं, और कैमला हारिस जो कि वाइस प्रेसिडेंट है वो मैदान में आ चुकी हैं और बड़ी सख्त स्टेटमेंट्स उनकी जानिब से सामने आई हैं। और अल-ऐलान सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल किया गया है। और अब उनके तमाम जो आला ऑफिशियल्स हैं वो सीज फायर का लफ्ज इस्तेमाल करना शुरू हो गए हैं, जो कि सारी दुनिया इस्तेमाल कर रही थी लेकिन अमेरिका नहीं कर रहा था। बड़ी सख्त तकरीर उन्होंने की है। पहले ये जरा 2-3 स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखना चाह रहा हूँ, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। पूरी दुनिया में ये डिबेट इस वक्त चल रही है। हैरिस कॉल्स फॉर इमीडिएट सीज फायर इन गाजा। ये वो लफ्ज है जिसको निकलवाने में 6 माह के करीब अरसा लग गया। सारी दुनिया ने सीज फायर कहा, अमेरिका ने नहीं कहा, लेकिन अब वो मजबूर हो गया है, को हमदर्दी ना होगी। लेकिन ये वो बंद गली है जिसका हम बार बार आपको कह रहे थे कि एक वक्त आएगा कि अमेरिका बंद गली में चला जाएगा। कैमला हारिस ब्लंट गाजा वर्ड्स रिफ्लेक्ट इंटेंस गवर्नमेंट फ्रस्ट्रेशन ओवर गाजा वॉर। मतलब बहुत ये बड़ी बात है ना, वर्डिंग चेक करिए कि फ्रस्ट्रेशन है कि भाई ये क्या तमाशा लगा हुआ है कि सारी दुनिया एक तरफ खड़ी हो गई है और हम एक तरफ खड़े हैं और हमारी कोई मतलब डायरेक्शन ही नहीं है, हमें पता ही नहीं हम कर क्या रहे हैं। उधर हौसियों पे आप अलग से चढ़े हुए हैं। यूक्रेन, चाइना, रशिया आपसे संभाला नहीं जा रहा, उनको आपने क्या संभाला, आपसे गजा नहीं संभाला जा रहा। मतलब आपकी कोई पॉलिसी नहीं है, पता ही नहीं है कि आप कर क्या रहे हैं। अमेरिकन सारे आपके खिलाफ खड़े हैं, कांग्रेस आपके खिलाफ खड़ा है, मीडिया आपके खिलाफ हो चुका है। तो आप कर क्या रहे हैं? आपने इस जंग से अभी तक अचीव क्या किया इतने लोगों को शहीद करवा के? तो इसका मलबा कौन उठाएगा? क्या ये ऐसे ही अब चला जाएगा? तो ऐसे नहीं जाने वाला। तो फ्रस्ट्रेशन, पहली बार ये लफ्ज इस्तेमाल किया जा रहा है कि फ्रस्ट्रेशन है गवर्नमेंट में कि ये हमने कर क्या दिया और हो क्या गया है। अब इसको कैसे संभाला जाएगा? इसलिए फिल फॉर जो है फिलहाल तो जंगबंदी करवाओ। अब जंगबंदी करवाओ, उसके बाद बाकी चीजों को देखना है। ये बहुत गलत हो चुका है काम जो होना था, जो कि सारा अमेरिका की मर्जी से हुआ है। अमेरिका को नहीं पता था कि आपके बम कहां पर गिर रहे हैं। दरअसल मसला क्या हुआ है, देखिए मसला समझ ये है कि ये सारा कुछ इनकी मर्जी, इनको पता था ये जो कुछ हो रहा है, जो शाह थे सारा इनको पता था, लेकिन इनकी कैलकुलेशन ये थी क्योंकि सुन्नी लॉबी इनको कंट्रोल करती है।
तो इनकी कैलकुलेशन ये थी कि जो इसराइल है वो फातेह हो जाएगा, तो फातेह हो जाएगा तो हम कंट्रोल कर लेंगे। अब ना इसराइल फातेह हुआ है, ना इनसे यमनी संभाले गए, ना इनसे हिजबुल्लाह संभाली गई, ना इनसे ईरान संभाला गया है, तो फिर करना क्या है? मतलब ना आप फातेह हो रहे हैं, उल्टा नुकसान किए जा रहे हैं। तो इसलिए इनके सारे ऑप्शंस बंद हुए हैं, इसलिए इनके मुंह से सीजफायर निकला, और कोई बात नहीं है। हैरिस एस्केलेट एडमिनिस्ट्रेशन कॉल्स फॉर गाजा सीजफायर, यानी उन्होंने एस्केलेट कर दिया बात को, मतलब बहुत आगे ले गई हैं। तो बाइडेन जरा साइडलाइन हुए, कैमला हारिस मैदान में आ गई है और उन्होंने ये सीधा सीधा कह दिया कि इमीडिएट जो है वो सीजफायर होना चाहिए। अच्छा, पहले ये खबरें सुन लीजिए, फिर एनालिसिस भी आपके सामने रखेंगे। इसी दौरान नाज़रीन एक और बड़ा इंपॉर्टेंट वाकया ये हो रहा है कि बेनी गांट्स, जो कि इसका वॉर कैबिनेट का मेंबर भी है और इसका इत्तेहादी भी है, इसका सबसे मकबूल शख्सियत है बेनी गांट्स। इसराइल में जो सर्वे हुआ है उसमें सबसे मकबूल शख्सियत बेनी गांट्स। अच्छा, वो नज़ीर पहुंचा हुआ है अमेरिका। पहले आपको खबर दी थी कि अमेरिका में बुलाया गया, अब मजीद तफसीलात सामने। उसकी कैमला हारिस से मुलाकात हुई है और वहां से जो इशारे मिल रहे हैं, ऐसी खबरें आ रही हैं कि बेनी गांट्स अगला वज़ीर-ए-आज़म बनने जा रहा है, नेतन्याहू को ये फारिग करने जा रहे हैं। और उन कैमला हारिस, ये देखें, ये स्टेटमेंट पहले कैमला हारिस के सामने आई है, फिर बेनी गांट्स के साथ उसकी मुलाकात हो रही है। और इधर से नेतन्याहू ने कहा, बड़ा एहतजाज किया, उसकी बड़ी सख्त स्टेटमेंट सामने आई है कि ये बेनी गांट्स को क्यों बुलाया गया, मेरी मर्जी, ये नेतन्याहू के नोटिस में नहीं है, नेतन्याहू की मर्जी के बगैर इसको बुलाया गया। तो वो बड़ा गुस्से में है। इवन उसने वर्ड इस्तेमाल किया है, बेनी गांट्स इज अमेरिकन एजेंट, अमेरिकन साजिश हो गई। चले, पाकिस्तानियों को तो, इस खित्ते के लोगों को तो बड़ी आदत है अमेरिकन साजिश की। अब ये दिन भी आने थे, इसराइल कह रहा है कि अमेरिकन साजिश हो गई है हमारे खिलाफ। अंदाजा लगा लीजिए। मैं आपको कहता हूं ना कि इन जो सारी इंतहा पसंद है, इनसे छुटकारा हासिल करना ये सारी दुनिया का फर्ज है, हमारा फर्ज नहीं है। ठीक है, ये सारी दुनिया का, ये खाली फलस्तीन का फर्ज नहीं है, ये सारी दुनिया के लिए खतरा है। आज कह रहे हैं ये अमेरिकन एजेंट है, और अमेरिका के बगैर तुम हो क्या? तुम एक घंटा नहीं निकाल सकते, अभी तुम कह रहे हो कि अमेरिकन एजेंट है। तो इससे वाज़े आप इशारा समझ लीजिए कि बेनी गांट्स को वहां पर बुलाना नेतन्याहू की मर्जी के बगैर। और नेतन्याहू ने यह कहा है कि इसराइली जो एम्बेसी है वो इसको प्रोटोकॉल ना दे कि ये हमारी मर्जी के बगैर वहां पर गया हुआ है। ठीक है, तो और फिर वो ये भी कह रहा है कि हम तहकीकात करेंगे कि इसको किसने फंड किया, इसकी टिकट किसने पे की, हुकूमत ने तो पे नहीं की। तो ये वहां पर हालत हुई पड़ी, जिससे वाज़े इशारा है कि उधर अमेरिका सीजफायर की बात करना शुरू हो गया है, इधर नेतन्याहू को उन्होंने साइडलाइन कर दिया है, अगला बंदा वहां पर बुला लिया है और अब इसका धड़न तख्ता होने जा रहा है। तो इसमें अब मुतवक्का दो चीजें हो सकती हैं। एक तो ये क्लियर इशारा है कि अगर नेतन्याहू सीजफायर पर नहीं मानता, दस्तखत नहीं करता, तो फिर यह है कि अब अमेरिका के वाले से हमने वही बात याद रखनी कि उनकी कोई हमदर्दी ना फलस्तीन के, उनकी सिर्फ मजबूरी अब बन गई है, कोई दलदल में फंस गए, उनके लिए कोई रास्ता नहीं है। तो ये इशारा है बेनी गांट्स का क्लैरिटी के साथ कि या तो अभी सीजफायर के मुआहदे पर खुद नेतन्याहू दस्तखत करेगा, जो कि मुझे नहीं लगता कि, पता नहीं वो कैसे दस्तखत करेगा। इतना इंतहापसंद जिसका सारी जिंदगी का मकसद ही ये रहा है कि हमने ग्रेटर इसराइल बनाना है, वो अपने हाथों से फलस्तीनी रियासत के मुआहदे पर कैसे दस्तखत करेगा? तो फिर यही नजर आ रहा है कि उधर से बस इशारा होने वाला है, माहौल पूरा बना लिया गया, नेतन्याहू को फारिग किया जाएगा, बेनी गांट्स को लाया जाएगा और मुआहदा जो है वो आगे बढ़ेगा। क्योंकि अगर मजीद हम अमेरिका के अंदर से बात करें तो अभी एक तो नया सर्वे सामने आया, 80% अमेरिकन ने कहा है कि बाइडेन जो है वो सही तरह से वॉर को हैंडल नहीं कर रहा। ठीक है, ये बहुत गलत इसकी पॉलिसी है। फिर उनके जो सेनेटर्स हैं उनके जरा बयानात अब देखिए। डेमोक्रेटिक सेनेटर कह रहा है अरब्स एंड मुस्लिम अमेरिकन प्रोटेस्ट अगेंस्ट बाइडेन्स पॉलिसी इज इलिजिटिमेट। और फिर वो कह रहा है द ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस इज इन गाजा इज अ हिस्टोरिकल प्रेसिडेंट एंड वी मस्ट नॉट इग्नोर इट। और फिर उसने कहा वी मस्ट हैव अ प्लान टू एंड द कॉन्फ्लिक्ट एंड नेतन्याहू's पॉलिसी डज नॉट गिव अस मच होप। ठीक है, तो वहां पर सर्वे पब्लिक का, कांग्रेस का, मीडिया का सारा बढ़ रहा है। फिर अभी बाइडेन की इस सारे प्रोसेस के बाद कॉल हुई है इजिप्ट के प्रेसिडेंट के साथ और उसने उसका इलामिया जो सामने आया है उसमें कहा गया है कि बाइडेन ने कहा है कि मुझे हर सूरत में जो है ना वो डील चाहिए, ये हर सूरत में मुझे डील चाहिए, अब इसके बगैर कोई रास्ता नहीं बचा है। अच्छा, अब ये अमेरिका की सादा सी मतलब मुख्तसर सी पोजीशन मैंने आपके सामने रखी है, बैकग्राउंड आपको बाकी जो मामलात हैं वो पता है। देखें, अब इसमें एक बात समझ ली, देखें अमेरिका पर एतबार किसी को भी नहीं है, जो उन्होंने धोखे किए हमें सबको पता है। दो बातें समझ लीजिए, एक बात तो ये है कि अमेरिका ना चाहते हुए ये सारा कुछ कर रहा है। ठीक है, अगली बात यह है कि देखें बाइडेन कह रहा है सीजफायर, वाइस प्रेसिडेंट कह रही है सीजफायर, पेंटागन कह रहा है सीजफायर, फौजी जाने दे रहे हैं फलस्तीन के लिए, ब्लिंकन कह रहा है सीजफायर, और कोई हाई ऑफिशियल बचा ही नहीं है जो सीजफायर नहीं कह। CIA खुद मुज़ाकरात करवा रही। तो मुझे बताइए, इसके बावजूद अगर जंगबंदी ना हुई तो अमेरिका की क्या क्रेडिबिलिटी रह जानी है? मैं मुस्लिम वर्ल्ड के हवाले से बात नहीं कर रहा, मैं बाकी वर्ल्ड के हवाले से बात कर रहा हूं। आपको तो पता ही है और ना आप इन पर एतबार करते हैं, लेकिन
और भाई वो दुनिया का निजाम चला रहे हैं, दुनिया में उनकी क्या इज्जत, आप कौन से चौधरी हैं कि आपके सारा रियासत लगी हुई है सीज फायर करवाने के लिए और आप सीज फायर नहीं करवा सके, तो आपकी क्रेडिबिलिटी, आप संभालेंगे चाइना और रशिया को? आप कैसे संभालेंगे उनको? आप ये वाला जो मुल्क आपकी रहमो करम पर है, उस मुल्क से आप सीज फायर नहीं करवा सके, अपने मुंह से कहने के बावजूद। इससे पहले आप कह नहीं रहे थे, आज आप खुद कह रहे हैं सीज फायर। सो अगर आज भी आप नहीं करवा सके तो इनकी क्रेडिबिलिटी पर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क होगा, इसलिए आप ये अफोर्ड नहीं करेंगे। ये बात आप ज़हन में रखिएगा। ये वाज़े इशारे हैं कि या तो अब अगर जंग बढ़ती है तो उसमें अमेरिकन हिमायत शामिल नहीं होगी, ये बात आप ज़हन में रखें, या फिर हर सूरत में जिसके ज़्यादा चांसेस हैं कि जो इशारे नज़र आ रहे हैं कि जंगबंदी होकर रहेगी। और इसमें एक और खबर ये सामने आई है कि अमेरिका वीटो नहीं करेगा, यानी अब अगर करारदाद आती है सिक्योरिटी काउंसिल में तो उसको वीटो नहीं किया जाएगा। इससे पहले तो वो सीज फायर खुद कह ही नहीं रहे थे, और सीज फायर के लफ्ज पर उनका इतराज था कि इसमें ट्रूस ऐड करो, तो ट्रूस पर वो मानते थे, ट्रूस पर हमास नहीं थी मानती। तो आप देखिए ये फलस्तीन की फतह, जरा इसका देखिए कि हमास अपनी पोजीशन से नहीं हटी है, हमास अपनी पोजीशन पर ही खड़ी है सीज फायर पर। जो उनके खिलाफ थे वो उनके पोजीशन पर आए हैं। अमेरिका, दुनिया की सुपर पावर, वो एक तंजीम की जो पोजीशन है ना उसके ऊपर आकर एग्री किया, हमास ने ट्रूस पर एग्री नहीं हुई है। अच्छा आगे चलिए, तो इस वक्त नाज़रीन जो मुज़ाकरात जारी हैं, जो आखिरी जारी हैं, वो कायरो में यानी मिस्र के अंदर मुज़ाकरात जारी हैं। एंड दिस इज द फुल एंड फाइनल एंड द लास्ट निगोशिएशंस, लास्ट चांस है जंगबंदी के हवाले से, क्योंकि रमज़ान फिर बहुत आपको पता है करीब आ चुका है। अब नाज़रीन मुआहदा क्या डिस्कस किया जा रहा है? एक तो ये है कि एक के बदले 10 छोड़े जाएंगे और टोटल 40 छोड़े जाएंगे इसराइली, और उसके बदले में 400 फलस्तीनी छोड़े जाएंगे। 15 उसमें वो हाई प्रोफाइल शख्सियात हैं। रोजाना एक छोड़ा जाएगा, यानी 40 दिनों की इनिशियल जंगबंदी होगी जो कि बाद में परमानेंट हो जाएगी, और हर दिन एक इसराइली छोड़ा जाएगा, हर दिन 10 फलस्तीनी छोड़े जाएंगे। अच्छा अब नाज़रीन खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर प्रोग्रेस हो रही है। अच्छा इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बात नाज़रीन ये है कि इन मुज़ाकरात में इसराइल नहीं है। अब ये एक और इशारा है, उधर बेनी गांट्स को बुलाया हुआ है और इधर मुज़ाकरात हो रहे हैं इसराइल की मर्जी के बगैर। नेतन्याहू ने यहां पर डेलीगेशन नहीं भेजा है, लेकिन खबरें ये आ रही हैं कि मुज़ाकरात में प्रोग्रेस हो रही है। वहां पर CIA है, कतर है, इजिप्ट है और हमास है। ये वही हमास है जिसको पूरे मगरिब ने दहशतगर्द कहा हुआ है, उनके साथ बैठकर मुज़ाकरात कर रहे हैं। और खबरें ये आ रही हैं कि वहां पर प्रोग्रेस हो रही है CIA की मौजूदगी में, लेकिन इसराइल नहीं है, इसराइल का डेलीगेशन नहीं है। तो ये एक और बहुत बड़ा इशारा है कि ये कैसी बात है कि इसराइल नहीं है लेकिन प्रोग्रेस हो रही है। तो इसका क्या मतलब हुआ? ये कुछ स्टेटमेंट्स मैं आपके सामने रखता हूं। इजिप्ट, कतर, US नेगोशिएटर्स मेक सिग्निफिकेंट प्रोग्रेस टुवर्ड्स गाजा सीज फायर। अब ये काहिरा का नेशनल मीडिया इसको रिपोर्ट कर रहा है। फिर जो सऊदी अरब का न्यूज है वो कह रहा है मेडिएटर्स इन कायरो पुश फॉर सीज फायर ऑन सेकंड डे ऑफ गाजा ट्रूस टॉक्स। तो पुश हुआ है, आगे बात बढ़ी है। फिर एसोसिएटेड प्रेस ये रिपोर्ट कर रहा है, एसोसिएटेड प्रेस फ्रॉम अ लीडिंग सोर्स इन हमास, if Israel responds to our demands, the way will be paid for an agreement within the next 24 or 48 hours। तो इतनी करीब जो है वो बात पहुंच चुकी है। इस वक्त फड्डा किस पर चल रहा है? द विड्रॉल ऑफ द ऑक्यूपेशन एंड द रिटर्न ऑफ द डिस्प्लेस्ड फ्रॉम द साउथ टू द नॉर्थ एंड द टू मोस्ट प्रोमिनेंट पॉइंट्स ऑफ डिसएग्रीमेंट इन एडिशन टू लिफ्टिंग द सीज इन द नॉर्थ। तो अब ये बात यह है कि यही हमास के पहले दिन से शरायत थी, विड्रॉल करना है, मुकम्मल जंगबंदी करनी है और जो डिस्प्लेस हुए उनको वापस अपने घरों में जाने देना है। ये वो शर्तें हैं जिस पर इसराइल राजी नहीं था। तो आज आप देखिए कि इतने दिनों के बाद हमास वहीं पर खड़ी है, हमास पीछे नहीं हटी, वो एक कदम भी पीछे नहीं हटी। तो दुनिया उनके जो प्रपोजल है ना उसके ऊपर एग्री हो रही है, मजबूर हो गई है। और हमास की वही पोजीशन, विड्रॉल होगा, मुकम्मल जंगबंदी होगी और डिस्प्लेस को जो है वापस भेजा जाएगा, मुहासरा खत्म किया जाएगा और एड अंदर जाएगी। ये उनका पहले दिन से मुतालबा था और वो अब पूरा होता हुआ नजर आ रहा है। अगर नहीं पूरा हो रहा तो फिर ये वाज़ेह है कि अमेरिकी हिमायत के बगैर एक बड़ी जंग होने वाली है और उसमें इसराइल का जो हशर होगा वो फिर दुनिया देखेगी। और ये बात मत भूलिएगा कि जंगबंदी हो जाएगी तो ये जो 30,000 शहादतें ये ऐसे ही चला जाएगा, इनका हिसाब होना ही होना। नेतन्याहू का अंजाम बहुत करीब आ चुका है और उसकी कबीना का, इंतहा पसंद कबीना का अंजाम बहुत करीब आ चुका है। तो इसका हिसाब हर सूरत में होना है। ये अभी मुज़ाकरात के जरिए जंगबंदी हो जाए या फिर ये जंग लंबी चले और एक फैसला कुन मार का आलम इस्लाम का रमज़ान में लड़ा जाए, तो दोनों सूरतों में इसका हिसाब होना ही होना है। अच्छा अब हम इसराइल की पोजीशन आखिर में आपसे शेयर कर लेते हैं, फिर वाइंड अप की तरफ जाते हैं। नाज़रीन इसराइल आपको पता है वहीं पर खड़ा हुआ है जब तक नेतन्याहू बैठा हुआ है, आपको पता है उसकी इंटेंशंस क्या है। लेकिन बड़ी खबर नाज़रीन यह है कि नेतन्याहू बीमार हो गया।
जी हाँ, ये बहुत बड़ी खबर है। उधर बेनी गैंट्स को बुलाया हुआ है, उधर वो सीजफायर की बात कर रहे हैं, उधर इसराइल के डेलीगेशन के बगैर मुज़ाकरात आगे बढ़ते चले जा रहे हैं, इधर नेतन्याहू बीमार हो गया है। ठीक है, अब आप अंदाजा लगाइए होने क्या जा रहा है। फिर नाज़रीन क्या हुआ है कि जो इसका सबसे वो इंतहा पसंद मिनिस्टर है बेन गवर, जो नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है और सबसे इंतहा पसंद, इसी ने कहा है कि अल-अक्सा पर वो पाबंदी लगाओ, वहां पर मुसलमानों को ना जाने दो। तो उसको जो आला हुकाम है इसराइल के, उन्होंने जो है ना रिपोर्ट करना बंद कर दिया। यानी उसकी मिनिस्ट्री है ना, नेशनल सिक्योरिटी मिनिस्टर है, तो उसके नीचे वो सारा मतलब आला जो उनके सिक्योरिटी एजेंसीज हैं वो सारी आ रही हैं, उन्होंने इसको रिपोर्ट करना बंद कर दिया है। तो ये वहां पर एक पूरी, एक तो अवाम की हंगामे और बगावत थी, अब हुकूमत का पूरा ढांचा कोलैप्स होने जा रहा है। तो मुझे आप बताइए, अच्छा अगर मुज़ाकरात नहीं भी कामयाब होते, जंग आगे चलती है, तो इस सूरत हाल में इसराइल क्या इस पोजीशन में है कि वो जंग जीत पाएगा? आप खुद अंदाजा लगाइए। तो ये तो अगर जंग अगर चलाते हैं तो ये तो अब बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है कि इनका 1 इंच भी इनको नहीं मिलने वाला है। ये तो अब बातें बिल्कुल तय हो गई हैं कि इनको 1 इंच भी नहीं मिलेगा अगर ये जंग आगे चलाते। इस सूरत हाल में जंग चलाएंगे, मतलब आर्मी एक तरफ खड़ी है, अवाम दूसरी तरफ खड़ी है, हुकूमत तीसरी तरफ खड़ी है, अमेरिका दरमियान में है नहीं, यूरोप ऑलरेडी पीछे हट गया। तो ये इनकी हालत होने वाली है। अच्छा, यहीं पर नाज़रीन एक और बड़ा प्रोपेगेंडा ये किया जा रहा है इसराइल की जानिब से, उनके मीडिया की जानिब से, जी गजा में जो हमास की लीडरशिप है वो नहीं चाहती कि जंग बंदी हो जाए। गजा में जो हमास की लीडरशिप है वो ये चाहती है कि जंग जारी रहे और वो यहीं पर वो कहते हैं हम यहीं पर मर जाएंगे, हम नहीं जंग बंदी करते। तो ये बड़ा फेक प्रोपेगेंडा है, बड़ा शर्मनाक है, क्योंकि वहाँ पर जो लोगों की हालत है उसको किसी तौर बर्दाश्त नहीं किया जाता। और इसीलिए हमास इसीलिए मुज़ाकरात कर रही है, जंग बंदी कर रही है कि ये जो लोगों की शहादतें हो रही हैं। और दूसरी बात यह है कि कर फिर भी अपनी टर्म्स के ऊपर रही है, उसका गलबा, उसका अपर हैंड है हमास का। तो ऐसी कोई बात नहीं है, पूरी हमास जो है वो इकट्ठी है, अब तो पूरी तमाम तंजीमें इकट्ठी हो गई हैं, तो कोई इख्तलाफात नहीं है, लेकिन एक घटिया प्रोपेगेंडा इनकी जानिब से किया जा रहा है। फिर नाज़रीन जो गल्फ स्टेट्स हैं, यानी कतर और सारी जो गल्फ के अंदर स्टेट्स आती हैं, उनके मिनिस्टर्स की मीटिंग हुई है और उसमें उन्होंने कहा है कि इमीडिएट सीज फायर होना चाहिए। अब ये सारी डेवलपमेंट्स एक साथ हो रही हैं। अच्छा जी, यूनाइटेड नेशन का एक बड़ा स्टेटमेंट सामने आया है, वो कह रहा है द ओनली वे टू स्टॉप द फायर इज टू इम्पोज सैंक्शंस ऑन इसराइल। ये यूनाइटेड नेशन कह रहा है, इनके बनाए गए इदारे, इनकी फंडिंग से चलने वाले, वो कह रहे हैं इसराइल पर सैंक्शन लगाओ। तो कुछ तो गलत किया ना इसराइल पर, इसराइल ने, तो अब वो तमाम चीज़ें जो मगरब के अवाम के सामने आ रही हैं, क्रिश्चियंस के सामने आ रही हैं, जो कि बहुत बड़ी बात है, और वो सारी जो हमदर्दियाँ हैं, सारी हिमायत फ़लस्तीन के हक़ में शिफ्ट हो रही है। ये नाज़रीन ताज़ा तरीन डेवलपमेंट्स है। और अगर हम एनालिसिस की बात करें तो देखें 2-3 चीज़ें अब बड़ी क्लियर होती हुई हमें नज़र आ रही हैं। मुज़ाकरात के बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, क्योंकि अमेरिका के लिए कोई ऑप्शन बचा नहीं है। अच्छा, अगर मुज़ाकरात नाकाम हो जाते हैं तो फिर ये बात क्लैरिटी के साथ अब हमें नजर आ रही है कि अमेरिका सपोर्ट नहीं कर सकेगा इस जंग को। जब वो खुद कह रहे हैं, जब पेंटागन कह रहा है कि ये जंग हमारे मफाद में नहीं है, तो अब आगे वो जंग बढ़ाएंगे तो क्या उनके अवाम उनसे नहीं पूछेंगे कि भाई आप तो खुद कह रहे थे आपके मफाद में जंग नहीं है, तो फिर आप कैसे बढ़ा रहे हैं? तो ये एक चीज है कि अगर जंग बढ़ती है तो फिर अमेरिकी हिमायत के बगैर वो जंग होगी। अच्छा, अमेरिकी हिमायत के बगैर होगी तो इसराइल का क्या हशर होगा, आप बखूबी अंदाजा लगा सकते हैं। उधर एक्सेस ऑफ रेजिस्टेंस वो तैयार बैठी हुई है, हमले तेज तर वो कर रही है, साथ साथ सिर्फ इंतजार कर रही है ऑल आउट वॉर का कि अगर ये मुज़ाकरात कामयाब हो जाते हैं तो वेल एंड गुड, अगर नहीं होते तो फिर दूसरा तरीका आजमाया जाएगा और वो फुल स्केल जंग का होगा। रमज़ान में एक फैसला कुन जंग लड़ी जाएगी और फिर एक मुकम्मल फ़लस्तीन आज़ाद होगा। फिर दुनिया देखेगी कि जो कुछ होने जा रहा है। ये अहम तरीन और ताज़ा तरीन हक़ाइक़ हैं जो आपके साथ शेयर किए। आप अपनी राय जरूर आगाह करें। जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे रिक्वेस्ट करूँगा कि चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें ताकि हर आने वाली वीडियो आप तक पहुँच सके। इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।